धन्यवाद अनुराग जी। भिंड की इस शौर्य भूमि पर मौजूद भिंड अंचल के आप सभी प्रबुद्धजन जो इस कार्यक्रम को गरिमा देने के लिए मौजूद हैं, मैं हरिभूमि और INH 24x7 परिवार की ओर से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां आपकी स्वयं की उपस्थिति के लिए। संवाद 2023 हमारा बड़ा महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। हम इसके तहत मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सभी प्रमुख जिलों में पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, उन जमीनी हालातों को तलाशने की कोशिश कर रहे हैं जो जनता के लिए महत्वपूर्ण है। सरकार के दावे और विपक्ष के द्वारा लड़ी गई लड़ाई की हकीकत को जानने की कोशिश कर रहे हैं। किन मुद्दों पर 2018 का चुनाव हुआ था और 2023 में किन मुद्दों पर इस चुनाव को केंद्रित होना चाहिए, इस पर बात कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हम भिंड में हैं। भिंड के वो तमाम जनप्रतिनिधि हमारे साथ में इस संवाद का हिस्सा बन रहे हैं जिन पर कभी ना कभी आपने भरोसा जताया है। इसी क्रम में दो चेहरे आपको आज मंच पर दिखाई दे रहे हैं। दोनों ही मध्य प्रदेश की सियासत का बड़ा चेहरा रहे हैं। हमारे साथ लाल सिंह आर्य जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं और बड़े नेता केवल प्रदेश के स्तर पर नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी हैं। जो भारतीय जनता पार्टी देश का ही नहीं अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा दल होने का दावा करता है, उसके अनुसूचित जाति मोर्चे के राष्ट्रीय प्रमुख हैं, ऐसे लाल सिंह आर्य जी हमारे बीच में हैं। एक बार जोरदार तालियां लाल सिंह आर्य जी के सम्मान। हमारे साथ में दूसरा जो शख्स है, उसकी पीढ़ियां भिंड में किसी पहचान की मोहताज नहीं रही हैं। चौधरी राकेश सिंह उनका नाम है। चौधरी राकेश सिंह को मध्य प्रदेश की सियासत में एक विचारवान राजनीतिज्ञ के तौर पर देखा जाता है। किसी भी विषय के संदर्भ में उनकी प्रखरता, उनकी विद्वता के लोग कायल रहे हैं। विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष के तौर पर उनकी भूमिका को सदन में आज भी याद किया जाता है। वो चौधरी राकेश सिंह जी हमारे साथ हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। आप दोनों ही महानुभाव का बहुत बहुत स्वागत है। एक महत्वपूर्ण जानकारी जो आपसे इस मौके पर साझा करनी है कि हमने अपनी बातचीत की शुरुआत में कहा कि 2023 को लेकर हम बात कर रहे हैं। 2023 के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम अभी कुछ देर पहले हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने 2023 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए अपनी पहली सूची मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य के संदर्भ में जारी की है। मध्य प्रदेश में 39 प्रत्याशी विभिन्न इलाकों से घोषित कर दिए गए हैं जो 2023 में कमल निशान पर मैदान में उतरेंगे। और भिंड जिले के संदर्भ में यह गौरव हासिल किया है डॉक्टर लाल सिंह आर्य ने। चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां लाल सिंह आर्य के प्रति पार्टी के जताए गए भरोसे को लेकर। और लाल सिंह आर्य जी, चर्चा की शुरुआत भी आपसे ही करते हैं। भाई, पार्टी ने तो भरोसा कर लिया, पर पार्टी पे जनता भरोसे करेगी क्या, ये सवाल है। क्या कहेंगे अंशु जी? जी अब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व को मैं आभार व्यक्त करता हूं कि मुझ जैसे गरीब परिवार में पैदा हुए लड़के को पहली सूची में स्थान दिया है। जहां तक जीतने का सवाल है तो भारतीय जनता पार्टी ने पहली सूची जारी करके ये संकेत दे दिया है कि हम फिर से सत्ता में लौटने वाले हैं। पहले हमने सूची जारी कर दी है और अभी हमारे बहुत सारे योद्धा हैं, वो अभी तक सूची में नहीं आए। इसका मतलब है एक बड़ी फेहरिस्त है जी, जो भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश में फिर से कमल खिलाने के लिए आतुर है। इसके पीछे कारण है जी, जब सत्ता की और संगठन की नीयत साफ होती है, नीति साफ होती है, तो स्वाभाविक है जन कल्याण के निर्णय होते हैं जी, विकास के सोपान तय होते हैं और उसी का परिणाम है हर चुनाव में यही होता है कि बीजेपी जाएगी, लेकिन 18 साल से कमल का फूल मध्य प्रदेश में खिल रहा है और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 9 साल से लगातार हम 2 बार सत्ता में आए हैं। हमने जनता का विश्वास जीता है। मोदी जी और शिवराज जी ये भारतीय जनता पार्टी के विश्वास और श्रद्धा का केंद्र बन गए हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी नीतियों में गरीबों का ध्यान रखा है, महिलाओं का ध्यान रखा है। कल्याण ये भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हो रहा है। देश 1947 में आजाद हुआ है, तब से लेकर एक पार्टी लगातार हिंदुस्तान में कांग्रेस के रूप में 57 साल सरकार में रही, लेकिन ये गरीब कल्याण
ये किसान का सशक्तिकरण, ये महिला का सशक्तिकरण, ये विकास, चाहे वो अंतरिक्ष का विकास हो, चाहे सेना में ताकत भरने का मामला हो, चाहे गौरवशाली भारत का निर्माण का जो संकल्प हो, वो कहीं ना कहीं मोदी जी, शिवराज जी के नेतृत्व में हुआ है। आपने तमाम बातें कही धाराधार तरीके से, लेकिन मेरे 3 सवाल इसके बीच में सन्निहित रह गए। हमने आपको बधाई तो दे दी कि भाई लाल सिंह आर्य जी, पार्टी ने आप पे बड़ा भरोसा किया, पर पार्टी बता ये रही थी कि हम उन सीटों पर पहले प्रत्याशी घोषित कर देंगे जो सीटें हमारी कमजोर हैं। अब जिस सीट से लाल सिंह जी आप स्वयं विधायक रह चुके हैं, उस सीट को आपकी पार्टी अपने लिए कमजोर मानती है, इस पर आपका क्या कहना है लाल सिंह जी? ये जानने में हमारी दिलचस्पी है। मुझे लगता है आने वाला जो चुनाव का परिणाम है वो बताएगा कि सीट कमजोर है कि भारी है। मैं फिर से विश्वासपूर्वक कह रहा हूं, वादों के आधार पर, झूठ बोलने के आधार पर, लोगों को वर्गलाने के आधार पर सत्ता एक बार प्राप्त होती है, हर बार प्राप्त नहीं होती है। क्योंकि जिस प्रकार से पिछले चुनाव में कांग्रेस ने बूथ पर जाकर किसानों के बीच में जाकर फॉर्म भरवाने का काम किया, हम तुम्हारा कर्जा माफ करेंगे और सब किसान का कर्जा माफ करेंगे। किसानों को लगा कि भाई हो सकता है एक नौजवान मंदसौर की धरती से कह रहा है कि 10 दिन में हम मुख्यमंत्री बदल लेंगे, लेकिन 15 महीने में मुझे लगता है लगभग 2 दर्जन मुख्यमंत्री बदल जाना चाहिए था। कर्जा माफ नहीं हुआ, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने घोषणा की हम बेरोजगारों को रोजगार देंगे, नहीं तो बेरोजगारी भत्ता देंगे। कुछ 10-12 लोगों को रोजगार मिला तो कायगा मिला, गौशाला में गोबर डालने का, रिक्शा चलाने का। उनको रोजगार नहीं मिला। बड़ी बड़ी जेबें सिला ली थी नौजवानों ने, घोषणा की है किसी नौजवान आदमी ने बड़ा पैसा मिलेगा, लेकिन जेबों में 1 पैसा भी नहीं आया। ऐसी झूठी घोषणाएं करके सत्ता पार्टी आई, जनता ने उसको 28 चुनाव में विदाई दे दी। और यही हमने विदाई नहीं दी, जनता ने विदाई नहीं दी, बल्कि उनके पार्टी के नेता जो थे जिन्होंने वादा किया था चुनाव में, उन्होंने कहा था तुमको सलाम करते हैं, हमने वादा किया है तुम पूरा नहीं कर रहे हैं। और इसलिए मैं कह सकता हूं, शिवराज जी जो कहते हैं, कई कांग्रेस के हमारे मित्र कहते हैं शिवराज जी घोषणावीर है। अरे भाई, शिवराज जी ने घोषणा की लाडली बहना 3 किस्तें आ गई। शिवराज जी ने घोषणा की संबल योजना, गरीबों को पैसा मिल रहा है, लेकिन संबल योजना को कमलनाथ ने बंद कर दिया गरीबों की। शिवराज जी ने घोषणा की लाडली लक्ष्मी योजना, लाभ मिल रहा है। शिवराज जी ने कहा हम 6000 किसानी खाते में डाल लेंगे, मिल रहे हैं। मोदी ने कहा 6000 डालेंगे, मिल रहे हैं। हम जो घोषणा करते उसको पूर्ति करते हैं। और संबल योजना को जो गरीबों के कल्याण की योजना थी वो बंद कमलनाथ ने की, शिवराज जी ने आके फिर से चालू कर दी। और एक योजना और बंद की थी, गरीबों के बुजुर्ग जो यात्रा पे जाते थे, कमलनाथ जी ने उसको बंद कर दिया था। शिवराज जी ने आकर कहा अब तो जिद है कि अब केवल रेल से नहीं, अब प्लेन से भी बुजुर्गों को घुमाने का काम करेंगे, फिर से योजना का लाभ दिला दिया। इसका मतलब साफ है। जैसे पूर्व मुख्यमंत्री थे दिग्विजय सिंह जी, उनको लोग बंटा ढार नाम रख दिया था जी। उन्होंने 4-5 घंटे बिजली दी, आज 24 घंटे बिजली मिल रही है जी। किसान को 10 घंटे बिजली मिल रही है। तो आम आदमी को क्या चाहिए? आम आदमी को उसकी जो समस्या है उसका ठीक से निदान वाली सत्ता चाहिए, निदान वाला नेता चाहिए। वो शिवराज जी और मोदी जी कर रहे हैं। तो काफी विस्तार से लाल सिंह जी ने बताया। लाल सिंह जी, आपके इन दावों को लेकर सवाल हैं, लेकिन मेरे साथ में चौधरी राकेश सिंह जी, आपके सवालों के जवाब मैं दूं ठीक नहीं, तो हम चौधरी जी को क्यों बुलाएं? तो चौधरी जी आप माइक संभालें। और इन्होंने बताया है डॉक्टर लाल सिंह आर्य ने कि जो जनता को चाहिए वो हमारी सरकार कर दे रही है, तो फिर बदलाव क्यों चाहिए? ये सवाल है डॉक्टर लाल सिंह आर्य का। क्या कहते हैं चौधरी राकेश सिंह जी? पहले तो मैं स्वागत करता हूं भिंड में आपके पधारने पर, हरिभूमि के पधारने पर। और संवाद 2023 जो एक विशेष अभियान है, और भाई लाल सिंह जी को बधाई देता हूं कि इनकी पार्टी ने टिकट तय कर दिया। अभी आप ये बता रहे थे लाल सिंह जी कि 18 वर्षों से कमल खिल रहा है। ईमानदारी से कमल 3 बार खिला, 1 बार कमल मैं समझता हूं चुरा के खिला लिया आपने, जनता ने नहीं खिलाया था। तो ये गलतफहमी कि लगातार खिल रहा है, इसको तो मैं थोड़ा संशोधित करता हूं। दूसरी बात यह है कि लाल सिंह जी ने बहुत सी योजनाएं गिना दी, बहुत से काम गिना दिए। मैं मध्य से बात करूं तो डॉक्टर साहब बहुत लंबा समय भी लगेगा। एक छोटा सा गणित है,
सुंदरलाल पटवा जी की सरकार 1990 में आई, 92 में गई। इस मध्य प्रदेश पे कर्ज था 5,000 करोड़ रुपया। दिग्विजय सिंह जी की सरकार 10 साल रही डॉक्टर साहब, और इस मध्य प्रदेश पे कर्ज जाते समय हुआ 28,000 करोड़ रुपया। और उस दौर में तमाम काम हुए, स्थायी काम हुए, डैम बने, नहरें बनी। उसके बाद इन 18 वर्षों में जो कर्ज है मध्य प्रदेश पर, वो 3 करोड़ 31 लाख का है। 3 करोड़ 31 लाख, कहां 28,000 करोड़ और कहां 3 लाख 31,000 करोड़। और मैं इसलिए गौर के लिए कह रहा हूं कि मैं जिस जमीन पर बैठा हूं, इसमें बहुत सी घोषणाएं की हमारे, आप कह रहे थे कि घोषणावीर कहें, घोषणावीर नहीं है, घोषणा भेरू हैं शिवराज सिंह, वीर नहीं है। क्योंकि मध्य प्रदेश में भिंड में आके उन्होंने कहा कि हम चंबल एक्सप्रेस वे बनाएंगे। आज तक चंबल एक्सप्रेस वे कहीं नहीं दिखा, 2-3 बार हो गया इसका पूरा कार्यक्रम। भिंड में आके उन्होंने कई बार कई घोषणाएं की, जैसे ये कहा कि हम उमरी में तहसील खोलेंगे। पिछले 3 चुनाव से 4 से कहा, अभी तक नहीं खुली। भिंड के जहां की आप बात कर रहे हैं, हमारे बच्चे नौजवान थे जो सेना में जाते थे, जिनको 20 साल नौकरी करने के बाद 40 लाख रुपए लेके आते थे रिटायरमेंट के बाद, और वो पैसे घर में लगाते थे, खेती में लगाते थे। हमारे शहर का उन्नत हो रहा था पूरा। लेकिन आपने क्या कर दिया, यहां का जो मूल बच्चा था उसको आपने अग्निवीर बना दिया। यानी 4 साल की सेवाएं देके वापस भिंड आ जाएगा और 10-11 लाख में आप उसको समाप्त कर देंगे। यहां का सबसे बड़ा अगर कोई धोखा हुआ है, सबसे बड़ा कोई हमारा नुकसान हुआ है भिंड के नौजवानों का, तो वो सेना में भर्ती से हुआ है। तीसरी बात, हम प्रगति की आ जाए। आप लाल सिंह जी गोवा से रहे, सैनिक स्कूल भिंड में मिला। ये बात हुई कि ये शहर के या जिले के मुख्यालय पे खोला जाएगा, और शिवराज सिंह जी कह के गए कि मुख्यालय पे खुलेगा। अंततः सैनिक स्कूल कहां चला गया? मालनपुर के उधर, ग्वालियर से एडजॉर्निंग। उसका भिंड को क्या लाभ मिलेगा? भिंड में जो भी विद्यालय खुले, केंद्रीय विद्यालय खुला, स्वर्गीय अर्जुन सिंह जी ने दिया, भिंड में स्थापित है। ग्वालियर में कम से कम 15 विद्यालय हैं केंद्रीय, उसके बाद भी सैनिक विद्यालय आप वहीं ले गए। मैं इसको अक्षमता मानूंगा नेताओं की, मैं इसको अक्षमता मानूंगा, और मैं इसको शिवराज सिंह जी की, मैं इसको अक्षमता मानूंगा केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर साहब की। मैं बीच में हस्तक्षेप करना चाहूंगा जी। भाई, इतने बड़े नेता हैं गोविंद सिंह जी, वो क्या करते रहे? सारी चीजें छिनती रही। थोड़ा रोशनी मिले। बेशक ये बात सत्य है कि गोविंद सिंह जी बड़े नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, लेकिन सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग, केंद्रीय विद्यालय था, सैनिक स्कूल, मैंने तो एक प्रस्ताव पारित करवाया था विधानसभा में अशासकीय संकल्प के माध्यम से कि भिंड के ही रिवाइंस में, क्वारी में, चंबल के किनारे ही तीनों सेनाओं के केंद्र खोले जाएं, भर्ती केंद्र खोले जाएं, ट्रेनिंग खोले जाएं। आपने गोविंद सिंह जी की बात की, उन्होंने इस बात को उठाया कई बार, लेकिन क्या गोविंद सिंह जी के हाथ में था? सत्ता केंद्र में गोविंद सिंह जी की थी, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री गोविंद सिंह जी थे। क्या हमारा नेता नरेंद्र सिंह तोमर नहीं थे जिन्होंने वहां पर सैनिक स्कूल ले जाके खड़ा कर दिया? मैं ये बात कहना चाहता हूं, आखिर इस भिंड के ब्लैक होल को आप कहां ले जाना चाहते? एक पॉलिटेक्निक में लाया था जब मुशरान साहब वित्त मंत्री हुआ करते थे। एक भी संस्था भिंड जिले में नहीं आई। मैं पैदा हुआ तब से देख रहा था ITI, उसके बाद पहली संस्था मैं लेके आया जिसको पॉलिटेक्निक कहा गया भिंड में। ITI में बिल्डिंग बन गई और पॉलिटेक्निक कॉलेज चल रहा है। एक कॉलेज वहां अकोड़ा में, बच्ची ने एक ने निवेदन किया, बोले अंकल, बोले 12th पास कर लेते हैं तो भिंड में भेजेंगे नहीं गार्जियन। तो एक भाषण पर अकोड़ा में डिग्री कॉलेज खोल दिया गया। आखिर आप ये बताइए भिंड के साथ क्या न्याय हुआ? मैं मध्य प्रदेश की बात करूं, इससे मुझे ज्यादा बेहतर है मैं भिंड की बात करूं। जी, भिंड की बात करूं। और भिंड के लिए क्या हुआ? किसी भी स्वास्थ्य केंद्र पर भिंड में, किसी भी देश की तरक्की के लिए, प्रदेश की तरक्की के लिए 3 विषय होते हैं: शिक्षा, स्वास्थ्य और आवागमन। जो स्वास्थ्य सुविधाएं पहले थी उससे और खराब हुई। हम लोग उमरी से आगे नहीं बढ़ पाए, हम लोग फूक से आगे नहीं बढ़ पाए, सरायघाट नहीं जा पाए, हम लोग और इंटीरियर में नहीं जा पाए। स्वास्थ्य के मामले में, शिक्षा के मामले में हमने आपको बता ही दिया। आदमी की हालत ये हो गई है कि एक सामान्य वर्ग के अभिभावक को डॉक्टर साहब अपने बच्चे को 25-30 हजार रुपए
साल के चाहिए पढ़ाने के लिए, और सरकारें दावा ये करती हैं हम फ्री में पढ़ा रहे हैं। कोई भी बच्चा 30-35 हजार रुपए से फीस कम नहीं भरी जा रही है। अब एक आम आदमी क्या करेगा? वो तो बात ठीक है, लेकिन चौधरी साहब आपकी बात समझ पाया। आपने कहा कि मैं मध्य प्रदेश की बात करूं ये ठीक नहीं है, मैं तो भिंड की बात करूंगा। आप मंच पे भिंड की बात कर रहे हैं और दिखाई आजकल महंगाओं में देते हैं। मैं भिंड में पैदा हुआ डॉक्टर साहब, और ये लोगों का बड़ा प्रेम रहा कि मैं पूरे जिले में आना जाना मेरा रहा है, पूरे जिले में आना जाना रहा, चाहे लाल सिंह जी का गोहद हो, चाहे गोविंद सिंह जी का लाहौर हो, चाहे अटेर हो, चाहे भिंड हो, चाहे महगांव हो। और मैं समझता हूं, मैं अपने आप को इन सब का भाई मानता हूं, और मुझे जाने में किसी को कोई परहेज नहीं होता, मैं कहीं भी चला जाऊं। जहां तक राजनीति का विषय है, वो पार्टी जहां से टिकट देती है वहां से चुनाव लड़ा जाता है। नहीं, आपने बताया, अब आप गोहद जाएं कोई दिक्कत की बात नहीं है, लाहौर आप कोई दिक्कत दे पाए इसके हालात नहीं दिखते हैं, तो इसलिए महंगाओं के संदर्भ में जरा आपके आने जाने पर रोशनी मिले, महंगाओं क्यों इतना भारा है चौधरी राकेश जी को? जी हाँ, आज से 10 वर्ष पहले जब मैंने ये तय किया कि मुझे भिंड से हटके भी कॉन्स्टिट्यूंसी बनाना चाहिए, तो मुझे ये लगा कि मैं ब्रदर को वहां से चुनाव लड़ा सकता हूं, मुकेश को, और वहां मेहनत की, भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया और वो वहां स्थापित हो गए। इसलिए महंगाओं भी एक तरीके से मेरा कार्यक्षेत्र है जी। और भिंड तो है ही, मैं पैदाइशी यहाँ 7 चुनाव लड़ा हूं भिंड में, 4 चुनाव जीता, 3 हारा, तो भिंड तो है ही मेरा कार्यक्षेत्र। एक पहेली है, मैं लाल सिंह जी के पास आऊं उससे पहले भिंड की आपसे समझना चाहता हूं, ये भिंड के चक्कर में है क्या? भिंड के लोगों को नेता पे भरोसा नहीं बनता, भिंड के नेताओं को पार्टी पे भरोसा नहीं बनता, पार्टी को नेताओं पे भरोसा नहीं बनता, कब कौन किस पार्टी से उतरेगा समझ ही नहीं आता। थोड़ा इसके विषय में समझाओ ना चौधरी राकेश सिंह जी, आप तो दुनिया को तमाम विषयों पे समझाते हो, हमें जरा भिंड में बैठ के भिंड की सियासत को समझाओ। जी हाँ डॉक्टर साहब, 1990 में मैंने पहला चुनाव लड़ा, उस समय आदरणीय डॉक्टर रामलखन सिंह जी जनता दल से चुनाव लड़े और मैं कांग्रेस से लड़ा। जनता दल से वो दूसरे नंबर पर रहे, मैं 1300 वोट से चुनाव जीता। 1993 में फिर से चुनाव आया, आदरणीय रामलखन सिंह जी को बीजेपी अडॉप्ट करके ले आई दूसरे दल से, और बीजेपी से टिकट दे दिया, मैं 5000 वोट से चुनाव हार गया। 96 में वो चले गए लोकसभा, फिर बाई इलेक्शन हुआ, फिर मैं कांग्रेस से यहाँ आ गया। फिर ये हुआ कि महाराज माधवराव सिंधिया जी ने विकास पार्टी बना ली थी, अब उनके दल से आदरणीय रमाशंकर सिंह जी आ गए, वो भी हमारे बड़े भाई थे, वो चुनाव लड़े, दूसरे नंबर पे यहाँ बीएसपी रही, मैं फिर चुनाव जीत गया। राजनीति में अब क्या है डॉक्टर साहब कि कोई भी नेता हो, नए बच्चों की तो बात अलग है जिनकी 30 साल उम्र है, 35 साल उम्र है, जो व्यक्ति 55 साल की उम्र से गुजर रहा है उसको पार्टी अगर इंतजार कराना चाहेगी तो वो इंतजार करने की स्थिति में नहीं है, और जो नेता चुनाव नहीं लड़ेगा वो वैक्यूम हो जाएगा, वो जाने कितने वर्ष पीछे चला जाएगा। इसलिए उसको अपना स्थान नियत करने के लिए, उसको एडजस्टिंग में बने रहने के लिए, अस्तित्व में, उसका चुनाव लड़ना बहुत जरूरी है। भाई राकेश चौधरी ने अपनी मजबूरी तो बता दी, और भाई डॉक्टर लाल सिंह, अरे आप थोड़ा बताओ, ये भाजपा तो बड़ी निष्ठावान लोगों की पार्टी है, बड़े चाल चरित्र चेहरे की पार्टी है, पर भिंड में कहां चला जाता है ये चाल, ये चरित्र, ये चेहरा? कब भाजपा के टिकट पे कौन लड़ लेगा, कब भाजपा से निकल के फिर चुनाव लड़ लेगा, अगले चुनाव में फिर भाजपा से लड़ लेगा, ऐसा कमाल भाजपा में भिंड में ही होता है, थोड़ा बताएंगे इसमें? मुझे लगता है विचारों और ध्येयनिष्ठ के लिए समर्पित होता है, उसके लिए दल बड़ा नहीं होता, उसके लिए सीट बड़ी नहीं होती, उसके लिए विचार बड़ा होता है। मैं एक कारीगर के घर में पैदा हुआ हूं जी, मकान बनाते थे, बाबा जूता बनाते थे जी। इलेक्शन एजेंट से मैं चालू हुआ हूं, लेकिन 39 साल में कुछ नहीं मिला, तब भी भारतीय जनता पार्टी में, और नहीं मिलेगा तब भी भारतीय जनता पार्टी में रहूंगा। और भारतीय जनता पार्टी ने मान सम्मान सब कुछ दिया है, उस भारतीय जनता पार्टी, उस विचार को खत्म करना, ये मुझे लगता है ये सत्ता लोलुपता है। मुझे लगता है जब सेवा में हम अपने फॉर्म में भरते हैं, राजनीति क्या है, सेवा, तो फिर मुझे लगता है जब पार्टियां बदलते हैं, टिकटों के लिए बदलते हैं, तो फिर सेवा नहीं होती, फिर वो अपनी सेवा होती है।
और इसलिए मेरा अपना मानना है, विचार और ध्येय से जुड़ा जो आदमी होता है उसका सम्मान सबको ही करता है। पद मिले ना मिले, चुनाव लड़े ना लड़े, ये कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी 1951 से अपनी यात्रा चालू की है। विघटन कभी भी सीधा भारतीय जनता पार्टी में जनसंघ में नहीं हुआ है। इतनी लंबी यात्रा के बाद भी हमारा ध्येय है अंत्योदय। अंत में खड़ा हुआ, राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षणिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से पीछे खड़ा हुआ है, उसका विकास, उसको आगे कैसे लाना है। इसलिए मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, यानी कि गरीब की कल्याण की योजनाएं देश में आजादी के बाद पहली बार बन रही है। इसका मतलब है एक ध्येयनिष्ठ कार्यकर्ता, एक ध्येय के लिए एक समर्पित लोग जो होते हैं उनकी एक पहचान होती है, और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उसी पे ज्यादा चलता है। भाई डॉक्टर लाल सिंह आर्य जी, ये बात आप जो है ना एकात्म परिसर में, दीनदयाल परिसर में बोलो, समझ में आता है। अभी क्या है, हम भिंड में बैठे हैं। भिंड में 2003 में नरेंद्र कुशवाहा जी को टिकट देते हैं, जीत जाते हैं। 2008 में पता ही नहीं चलता है क्यों वो टिकट काट दी जाती है, वो फिर किसी दूसरे दल से लड़ लेते हैं। 2013 आता है, नरेंद्र सिंह कुशवाहा जी फिर पार्टी से टिकट पा जाते हैं, फिर जीत जाते हैं। 2018 में पार्टी फिर उन्हें खारिज कर देती है। तो मुझे ये समझाने की तो जरा कोशिश कीजिए कि आपकी पार्टी तो कार्यकर्ता को बड़ा सम्मान देने वाली पार्टी है, पार्टी तो तप तपस्या त्याग वाली पार्टी है। ये भिड़ने में ये सारा तप त्याग तपस्या कहां चली जाती है भाई? मैंने कहा ना, व्यक्ति जब अपने आप को बड़ा मानने लगता है, दल से बड़ा मानने लगता है जी, राजनीति की सेवा से बड़ा मानने लगता है, तो वो ऐसे निर्णय करता है। मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, जी। किसी पार्टी का हो, उसे अपने विचार से अपना कद बड़ा लगता है, उसे अपने विचारों से अपना स्वार्थ मजबूत लगता है, तब कहीं ये निर्णय होता है। केवल ग्वालियर चंबल संभाग की नहीं, कहीं भी हो। एक बात। नंबर 2, भारतीय जनता पार्टी में 2-4 कोई घटनाएं हुई, उसको आप कोई नजीर नहीं मान सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में बहुसंख्यक कार्यकर्ता ऐसा है जो पार्टी के निर्णय को स्वीकार करता है और उस पर आगे बढ़ने का काम करता है। चलिए और विस्तार देते हैं भाई। 2023 को लेके बहुत उम्मीद दिखा रहे हो लाल सिंह जी आप, पर इतना तो बता दो 2018 में ग्वालियर चंबल में इतनी बुरी तरीके से क्यों हारे भाई आप लोग? 34 सीटें, 34 में महज 7 सीटें जीती भाजपा। आप बता रहे थे ये झूठी घोषणा, ये झूठे वादे, ये झूठे फार्म, पर भाई वो तो पूरे प्रदेश में थे। ग्वालियर चंबल में जैसे आप हारे ना साहब, कहीं नहीं हारे। मैं इसको स्वीकार करता हूं, लेकिन ग्वालियर चंबल में हारे और कहीं तो नहीं हारे जी। ग्वालियर चंबल में भारतीय जनता पार्टी 34 सीटों में से 18 सीटों से कभी नीचे नहीं गई है जी। पहली बार। एक तो सिंधिया जी यहाँ के कांग्रेस के टॉप स्टार लीडर थे, लोगों पे चर्चा थी कि मुख्यमंत्री बनेंगे जी। नंबर 1। नंबर 2, ये जो घोषणाएं हुई, जो कर्जा माफी का और बेरोजगारी भत्ता देने का, कुछ घटनाएं भी इस प्रकार की छोटी मोटी हुई है, जिनके कारण लोगों में एक भ्रम का बादल पैदा हुआ कि यार भारतीय जनता पार्टी नहीं, अब तो कुछ नया हो सकता है, एक नौजवान महल से निकलकर कुछ गुल खिला सकता है ग्वालियर चंबल संभाग के लिए। लेकिन जो गुल खिलाने का सपना देखता था, उसकी पार्टी में ही उसका जो ग्लैमर था, उसका जो इज्जत थी, उसके दम पर जो कांग्रेस पार्टी जीत कर आई, उसकी विचारों की हत्या, उसकी परिश्रम की हत्या जब कांग्रेस ने की, तो ये सब जो कारण हुए, उसके कारण भारतीय जनता पार्टी 7 सीटों पे आई है। लेकिन 1.5 साल बाद जैसे ही चुनाव हुआ, उपचुनाव जी, भारतीय जनता पार्टी ने, यानी कि जनता ने फिर से जंप लिया, और 1.5 साल के कार्यकाल को देखकर ये वो कांग्रेस है जो वादा पूरा नहीं करती है, उसी जनता ने, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने साथ मिलाई थी, वही जनता ने फिर से भारतीय जनता पार्टी को आगे ले जाकर रख दिया। और आने वाले समय में, मैं ईमानदारी के साथ कह रहा हूं, आने वाले समय में फिर से भारतीय जनता पार्टी का कमल इस ग्वालियर चंबल संभाग में बहुमत के आधार पर आगे निकलेगा। लाल सिंह जी, आपकी बात पे एतबार करने का बड़ा मन कर रहा है और चौधरी राकेश सिंह जी के पास जाने का भी मन कर रहा है, पर 2 सवाल हैं। बोले वो 1.5 साल बाद उपचुनाव हुआ और देखो जनता ने फिर हमें जिता दिया। हम ढूंढते रह गए कि भाई इंदल सिंह कंषाना भाजपा की तरफ से मैदान में उपचुनाव में उतरे, जीत गए क्या? दिखे नहीं। वो जिस इलाके में ज्योतिरादित्य सिंधिया का इतना प्रभाव है ना, एक नौजवान जिसके विचार के लिए जनता टूट पड़ी थी, वो जयविलास पैलेस में रहते हैं।
उनका वोट जिस सीट पे गिरता है ना, वहां से मुन्ना लाल गोयल प्रत्याशी थे, कमल के फूल पे। चुनाव सती सिकरवार जीत गए साहब, हाथ के पंजे पे। वो गिरिराज दंडोतिया भी एक नाम है, बड़ा नजदीकी संबंध है माननीय वीडी शर्मा जी के क्षेत्र से, नरेंद्र सिंह जी के क्षेत्र से। वो भी चुनाव हार गए। वो मुरैना में रघुराज कंषाना थे, वो भी कमल के चिन्ह पे आए, पर जीत राकेश मावई हाथ के चिन्ह पे गए। क्या हुआ ये लाल सिंह जी? 28 चुनाव हुए थे। हम ग्वालियर चंबल की बात कर रहे हैं। 28 ग्वालियर चंबल, कुछ सीटें हम जीते भी हैं। 28 सीटों पर जो कांग्रेस की सीट थी जी, जो वो भारतीय जनता पार्टी में आए, उन 28 में से हमने 22 सीटों पर चुनाव जीता जी। कुछ सीटें हारे हैं। कोई राजनीतिक दल ये कहेगा कि 100% में जीत जाऊंगा, तो मुझे लगता है बहुत गलत होगा। नहीं लाल सिंह जी, मेरा 100 आपसे बात करने के पीछे एक जायज वजह है, और शायद सदन समर्थन दे। बात हो रही है कि जो ग्वालियर चंबल संभाग भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता था, जो ग्वालियर चंबल संभाग के द्वारा पालित पोषित पार्टी पहले जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी रही, उस ग्वालियर चंबल संभाग में भाजपा सिरे से खारिज क्यों हो रही है? पहले 2018 का विधानसभा चुनाव, उसके बाद उपचुनाव, दोनों में ही अगर पार्टी इस तरीके से खारिज हुई है तो लाल सिंह जी किसी नतीजे पे पहुंचे। एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ आप हैं कि कहां चूक रहे हैं यहां। मुझे लगता है बैक में जाना पड़ेगा। एक चुनाव को आप किसी पार्टी को मृत प्राय नहीं समझ सकते जी। एक समय हिंदुस्तान की संसद में राजीव गांधी जी ने कहा था, मजाक उड़ाते हुए, हम दो हमारे दो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरी ताकत और मेहनत के साथ खड़ा हो गया तो आज 303 है। 303 है। 9 साल से हम सत्ता में हैं। तो कभी राजनीतिक क्षेत्र में इस प्रकार के परिणाम आते हैं, लेकिन वो परिणाम नहीं कि ऐसा ही होगा। अगर होता 47 साल मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार रही, फिर बीजेपी क्यों रही? कंटिन्यू 57 साल कांग्रेस में सरकार रही, लेकिन अब वो 48 पे समेट के लोकसभा क्यों आ गई? इसका मतलब यह है कि लंबे समय तक जनता कुछ ना कुछ अध्ययन करती है, लेकिन एक चुनाव में हम मात खा जाएं, उसको ये कहें कि आप धराशायी हो गए, ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो हिंदुस्तान के परिणाम कुछ और चीज बता रहे। मैं तो लाल सिंह जी आपसे ये जानना चाहा, क्यों खा गए थे ऐसा, और 2023 में ना खाएं इसके लिए क्या तैयारी? आपने इसमें रोशनी दी नहीं है। मैं दोबारा आऊंगा, पर मैं चौधरी राकेश सिंह जी आपके पास आता हूं। डर तो नहीं लग रहा आपको लाल सिंह जी के दावों से? लाल सिंह जी ये बता रहे हैं कि देखो 2018 में कहानी आपकी इसलिए बन गई कि जो इस इलाके का सबसे बड़ा नेता था ना, उसको लेकर जनता की उम्मीद बन गई थी। नाम है उसका श्रीमंत महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया। अब वो भाजपा के साथ है। आप लोग चुनाव लड़ने से तौबा तो नहीं कर लोगे? लाल सिंह जी के आत्मविश्वास को देख के ऐसा लग रहा। चलिए, लाल सिंह जी ने यह स्वीकार किया कि भारतीय जनता पार्टी इतनी कमजोर है, नेता इतने कमजोर हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के आने के बाद ये अब मजबूत महसूस करते हैं। भारतीय जनता पार्टी राजनीति का एक ऐसा गंगा का प्रभाव है डॉक्टर साहब, कि इसमें इनके साथ आ जाए, इनमें डुबकी लगा ले, भारतीय जनता पार्टी में आ जाए, तो वो कोई बुरा आदमी नहीं है। चाहे वो भ्रष्टाचारी हो, चाहे जेल से गया हुआ हो, चाहे बलात्कारी हो, अगर इनके पास आ गया तो उसका चरित्र बहुत उज्जवल हो गया। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में जिस स्थिति में है, आज आपको भी उसी व्यक्ति की जरूरत पड़ गई जिसको आप लिए घूम रहे हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया को। आप कल को जिसको गाली दे रहे थे, आज आप उसी को आगे लेके चल रहे हो। आपके यहां कोई नेता बचा नहीं है, क्योंकि चेहरा आपके यहां बचे ही नहीं है कोई। शिवराज सिंह जी को लोग देखना नहीं चाहते। यहां हम लोगों के लिए तो ये कह गए इन बच्चों के लिए कि कोई माई के लाल है, पिछले वाल का नारा था उनका माई के लाल का। ये शब्द ऐसे चुभते हैं। 18 वर्ष हो गए शिवराज सिंह जी को। 18 वर्ष में जो नौजवान 18 वर्ष का था वो 36 वर्ष का हो गया। उसको रोजगार नहीं मिला, बेरोजगार घूम रहा है। कभी ये महसूस किया है? कभी कोई IIT, कभी कोई नए भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स, कभी कोई कल कारखाने लगाए हैं क्या? मालनपुर हमारा जो क्षेत्र था वो और ध्वस्त हो गया इन बच्चों के। अब किसी को आप 1000 रुपए महिलाओं को दे रहे हो, 2000 6000 रुपए आप किसानों को दे रहे हो, और एक तरफ आप कह रहे हो कि मैं रेवड़ी बांटने में विश्वास नहीं रखता।
अगर आप पार्टी देती है तो आपको रेवड़ी लगती है, और ये आपको जनता को आप जो बांट रहे हो रेवड़ी नहीं है, ये खरीद फरोख्त तो नहीं है, ये लालच नहीं है। आप वोट लेने के लिए आप 1,000 रुपए दे रहे हो, आप वोट लेने के लिए 6,000 रुपए किसान को दे रहे हो। किसान मजबूरी में है इस समय, आप उसकी माली हालत ठीक करिए। एक बार बताइए चौधरी राकेश सिंह जी, आप हैं किसके साथ भाई? भाई आपने कहा कि ये 1,000 रुपए जो दे रहे हैं ना, ये वोट खरीदने के लिए दे रहे हैं। वो भाई कमलनाथ जी ने भी बताया है, कांग्रेस भी बता रही है, नारी सम्मान योजना फॉर्म भरवा रहे हैं, हमें सत्ता में ला दो, ये 1,000 हम 1,500 वोट के लिए, और आपका 1,500 का वादा वो किसके लिए? मैं इस बात पे आ रहा हूं डॉक्टर साहब, हम लोगों को स्वावलंबी बनाएं, हम लोगों को उन्नति बनाएं। के समय वोट पैसे देने की बात करना मैं समझता हूं कहीं से भी उचित नहीं है। कोई भी पार्टी हो, मैं इस बात से सहमत हूं कि कांग्रेस भी भर रही है फॉर्म, लेकिन ये क्रम किसने चालू किया है? ये पैसे बांटने का काम किसने किया है? इस राजनीति को, लोकतंत्र को गंदा किसने किया है? गंदा किया है भारतीय जनता पार्टी ने। नहीं, मैं रोकना चाहूंगा, हम गुनाह में थे, हमने पूछा तो वो जयवर्धन सिंह जी को जानते हैं ना, आपके परम मित्र दिग्विजय सिंह जी के बेटे हैं, विधायक भी हैं। तो उन्होंने कहा कैसी बात कर रहे हो, हमारी प्रियंका गांधी पहले चुकी, शिवराज जी से पहले हिमाचल में कर चुके, कर्नाटक में कर चुके, तो आप तय करो भ्रष्ट को पहले। देखिए, महिलाओं को सशक्त बनाना, उनकी आर्थिक स्थिति को उन्नति करना, चाहे प्रियंका गांधी कहे, चाहे कमलनाथ कहे और चाहे शिवराज सिंह कहे, लेकिन हम उन्हें किस रूप में करना चाहते हैं, विषय ये है डॉक्टर साहब जी। आप किस तरीके का, अगर महिलाओं को आप रोजगार दो, भिंड में मैं नहीं समझता हूं महिलाओं के लिए कोई रोजगार बनना है, हमें बैंक जाना है। आपने जो परिश्रम से, जो इज्जत से पैसा कमाती हमारी महिलाएं, आपने उनको लाइन में लगा के खड़ा कर दिया। सही बताओ चौधरी राकेश सिंह जी, कहीं आप बाप में तो नहीं जा रहे हो? ये सवाल आपसे इसलिए कर रहा हूं कि देखिए भिंड में कुछ भी नहीं है। अब भाई 20 साल से भाजपा और उससे पहले 50 साल तक कांग्रेस, इसके बावजूद भी अगर भिंड में कुछ नहीं है तो फिर चौधरी राकेश सिंह जी कहां खड़े होना चाहते हैं? ये सवाल है ना। मैं आपको बिल्कुल याद दिलाना चाहता हूं, रिवाइंस यहां का सबसे बड़ी मजबूरी है जी। 1957 में डॉक्टर साहब पंडित रविशंकर शुक्ला ने विधानसभा में कहा, 56 में जी, कि अगर 30 करोड़ रुपए हो तो हम चंबल की रिवाइंस समतलीकरण कर सकते हैं। जी। आज तक कोई योजनाएं नहीं लागू हो पाई, हम पे पैसा नहीं हो पाया। मैं पूरे तरीके से ये कहना चाहता हूं कि प्रगति किसने की? जैसे मैंने कहा, अभी मैं पॉलिटेक्निक कॉलेज लेके आया, कोई राजनेता खड़े होकर ये बता दे इन 30 वर्षों में कोई एक संस्था लेके आया हो? कोई राजनेता ये बता दे कि ये ऐसा काम कर दिया हो? मैंने शहर में इतने ज्यादा काम करके दिखाए, इतने इंटर कॉलेज बना के दिखाए, यहां पे एक धन्वंतरी कॉम्प्लेक्स बना के बताया, कोई बता दे? मैंने हॉस्पिटल में यहां कुछ नहीं था, मैं शिवपुरी गया एक बार तो वहां देखा आईसीयू बना हुआ था, मैंने विधायक निधि से आईसीयू बनाया। जिस रोड पर लोग चल रहे हैं गौरी के किनारे, जिस रोड पर कभी बजरिया, कभी बनखंडेश्वर रोड सक्रिय हुआ करती थी, मैंने जब ये रोड डाली गौरी के किनारे की, जो जीवनदायिनी रोड है बच्चों के लिए, तब लोगों ने मेरे खिलाफ पर्चे बांटे कि राकेश चौधरी, गौरी माता रो रही हैं, बख्श स्थल छलनी हुआ जा रहा है और राकेश चौधरी अपनी कोठी के लिए रोड ले जा रहे हैं। वही रोड बच्चों की जीवनदायिनी रोड बनी, उसी रोड पे आवागमन हो गया। तो काम करने के अपने अपने तरीके अलग अलग हैं। मैंने जो किया है जीवन में वो विकास के लिए किया है और मेरा एक अलग काम करने का तरीका है जिससे मैं समझौता नहीं करता। तो कुल मिलाकर अब हम बातचीत को आखिरी दौर पर ले जाने की कोशिश करते हैं। लाल सिंह जी, आपसे बात करके तो थोड़ा प्रदेश की भी बात कर लेंगे। ये अचानक योजनाओं की इतनी झड़ी क्यों लगा रहे हैं? आप तो 18 साल से सत्ता में आप बता रहे हैं, काम भी आप लगातार करते आ रहे हैं, पर भाई जितनी घोषणाएं, जितनी उदारता, जितना ऐलान अभी दिखा रहे हैं भाई, पहले कभी ना दिखाया। किस बात से इतना घबरा रहे हैं? मुझे लगता है चुनाव के समय कोई भी घोषणा होती तो चुनावी ही लगती है। मैं एक नहीं कई घटनाएं बताता हूं जी। जब संबल योजना चली तब चुनाव नहीं था, जब लाडली लक्ष्मी योजना चली चुनाव नहीं था, जब बाबा साहब अंबेडकर का राष्ट्रीय स्मारक बना तब चुनाव नहीं था, तब
कांग्रेस ने 47 साल में नहीं बना पाया। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के रहते अंबेडकर जी का विश्वविद्यालय नहीं था, शिवराज जी ने बनाया, कोई चुनाव नहीं था। 6,000 रुपए डाले और 6,000 रुपए शिवराज जी ने डाले, कोई चुनाव नहीं था। चुनाव के समय कोई भी घोषणा चुनावी क्यों दिखती है? और सबसे पहले तो मैं आदरणीय चौधरी साहब का बहुत आदर करता हूं। मुझे लगता है कांग्रेस ये कहना चाहती है कि शिवराज जी ने किसानों को और महिलाओं को खरीदने की कोशिश की। मुझे लगता है ये महिलाओं का किसानों का अपमान है। किसानों का अगर आएगा आपका अगर कांग्रेस ने पिछले 70 साल में अगर कांग्रेस को एक पैसा भी नहीं दिया तो इसका मतलब है कांग्रेस के लिए किसान महत्वपूर्ण नहीं था जी। अगर महिला के लिए एक पैसा नहीं दिया इसका मतलब उनके लिए महिला महत्वपूर्ण नहीं थी। अगर गरीबों की योजनाएं, जो भ्रष्टाचार होता था, कहा कांग्रेस के 57 साल में 12.72 करोड़ बैंक में खाते थे, मोदी ने 48 करोड़ खोल दिए, यानी कि सीधा पैसा जा रहा है। ये चुनावी घोषणा नहीं थी। आज अगर 2.5 लाख का मकान किसानों को मिलता है, गरीब को मिलता है, ये चुनावी घोषणा नहीं है। अगर किसी को शौचालय मिलता है, ये चुनावी घोषणा नहीं है। 5 लाख का अगर फ्री इलाज मिलता है, ये चुनावी घोषणा नहीं है, बल्कि ये दीनदयाल जी का और बाबा साहब अम्बेडकर का सपना पूरा है। संविधान में कहा गया है आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक समानता और अवसर की समानता। अगर भारतीय जनता पार्टी ये दे रही है तो चुनावी घोषणा हो जाती है। लेकिन हम कह रहे चलो हम ही चुनावी घोषणा कर रहे हैं, तुम क्यों नहीं करते? तुमको कौन मना करता है? तुम करना भी नहीं चाहते और भारतीय जनता पार्टी ब्लेम भी लगाना चाहते। इसका मतलब है कि कांग्रेस विकास विरोधी भी है और कांग्रेस गरीब विरोधी भी है। विकास विरोधी भी है, गरीब विरोधी भी है। पर आपसे एक आखिरी सवाल है राव सिंह जी, ये कांग्रेस को इतना खराब बताकर आप जो तमाम लोगों को भाजपा में ले आते हो, उन्हें भाजपा में रोक क्यों नहीं पाते हो भाई? बस लाइन लगी हुई है। अब जिनको लेकर आए थे रोज खबर छपती है, ये गए, अरे ये भी गए। मैंने पहले ही कहा है, राजनीति जिनके लिए व्यापार हो गई है, जिनके लिए व्यापार राजनीति हो गई है, उनके लिए दल और विचार कोई मतलब नहीं रखता। और जिनके लिए राजनीति सेवा है, उनके लिए विचार और ध्येय निष्ठा महत्वपूर्ण रखती। अब रहा व्यक्ति को आना जाना, एक बहुत बड़ी संख्या नहीं होती है, एक कुछ परसेंटेज होता है जिसका जीवन ही सत्ता है, जिसे जीना ही सत्ता में है, उसके लिए महत्वपूर्ण सत्ता होती है। और जिसके लिए नरेंद्र यानी कि विवेकानंद का वो सपना याद रहता है, दरिद्र ही नारायण है, गरीब ही हमारा नारायण है, उसके लिए सेवा होती है, उसके लिए सत्ताएं बहुत आवश्यक नहीं होती। और सत्ता के माध्यम से अगर हम सेवा करते हैं तो विचार सही है, लेकिन सत्ता आने के बाद भी गरीबों को भला नहीं करते हैं तो इसका मतलब है आपने अपने भले के बारे में सोच रहा है, गरीबों के भले के बारे में। आप सत्ता में आने के लिए जो भी करें वो केवल सेवा के लिए होता है, बाकी अगर सत्ता में आने के लिए करें तो वो मेवा पाने के लिए होता है। स्वाभाविक है। आप ये बताइए, आप 1 मिनट बताइए दुबे जी, 57 साल में क्या गरीब की फटी बीमारी नहीं दिखी जी? क्या झोंपड़ी नहीं दिखी? क्या शौचालय चौड़े में नहीं दिखा? क्या इलाज बेचारे को नहीं मिल पाता ये नहीं दिखा? क्या बैंक में उसका पैसा नगद मिलता है बीच में खप जाता है ये नहीं दिखा? इसका मतलब है हमारी देखने की दृष्टि ठीक नहीं है, हमारी सोच ठीक नहीं, हमारी नीयत ठीक नहीं, हमारी नीति ठीक नहीं है। नीति नीयत अगर सोच ठीक है तो फिर राजीव गांधी कहते थे कि मैं 1 रुपए भेजता हूं, नीचे 85 पैसा खप जाता है, 15 पैसे पहुंचता है। मोदी जी ने कहा नहीं, मोदी जी ने कहा जो कहा है राजीव जी ने, मैं इसको करके दिखाता हूं। और आज 1 पैसा भेजते हैं, नीचे 1 पैसा पहुंचता है। ये होता है साफ नीयत और साफ नीति। साफ नीयत और साफ नीति। आखिरी सवाल चौधरी राकेश सिंह जी आपसे, आपने बताया भाजपा में डुबकी लगा लो सारे पाप धुल जाते हैं, आपने भी डुबकी लगाई थी, क्या सर्टिफिकेट लेके निकले? क्या समझ पाए इनको? थोड़ा सा भी मजा हो जाए तो हम कार्यक्रम को समाप्त करें। बल तो ये कि लाल सिंह जी कह रहे थे कि मोदी जी ने बहुत कहा वो कर दिया। मैं समझता हूं भारत के 132 करोड़ लोगों के साथ विश्वासघात करने वाले का नाम
नरेंद्र मोदी, जिसने ये कहा कि मैं सत्ता में आ जाऊंगा 15-15 लाख रुपए दूंगा और एक ढेला नहीं दिया। उस विश्वासघाती का नाम नरेंद्र मोदी, जिसने धोखा किया जनता के साथ। मध्य प्रदेश में कौन से भ्रष्टाचार से शुरू करें हम? व्यापम से करें, डंफर से करें, यहां आके हम कृषि विस्तार अधिकारियों पे करें या पुलिस वाले पे करें या अंत में आके टिकाए हमारी नजर तो पटवारी पे करें। इसमें हक किसका मार लिया? हक उसमें पढ़े लिखे नौजवान का मार लिया, जिन लोगों ने आत्महत्या कर ली। गोरमीन में तो एक लड़की ने आत्महत्या कर ली। आप ऐसे भ्रष्टाचार नारायण अपने लोगों को काबिज करेंगे, अपने लोगों को 15-15, 20-20 लाख रुपए। ऑडियो सुनते हैं, ये श्रीमान बैठे हुए हैं लाल सिंह जी, ऑडियो सुनते हैं तो निकल जाता है 20-20, 22-22 लाख रुपए दिए हमने। चौधरी साहब कैसी बातें कर रहे हैं? 2018 में आप इनके साथ में ही वोट मांगे हैं भाई। मैं उसी पे आ रहा हूं। तो अगर उस समय पर मामला ठीक था तो फिर इन 3 साल की बात कीजिए। 2018 के संदर्भ में आप स्वयं साथ में वोट मांगे और कहें कि इन्होंने ऐसा किया, वैसा किया, ऐसा मैं किया। आप प्रश्न के जवाब में ही डॉक्टर साहब जी, चैनल पे कह चुका हूं, कई बार और लोगों से कह चुका हूं, मेरा जीवन जो है ये शरीर जी, शुद्ध रूप से ईमानदारी से। जी, कोई आदमी जीवन में ये नहीं मिलेगा कि राकेश चौधरी ने कभी 2 पैसे कहीं से लिए। जी, मैंने कोई सरकारी काम नहीं किए, ठेके नहीं लिए। ये अपना करैक्टर है अपना। जी, भारतीय जनता पार्टी में जाने वाला जो प्रकरण है, मैं कई बार कह चुका हूं कि श्रीमान अजय सिंह जी ने मेरे वकालत नहीं की जब मैं एक्सपेल किया जा रहा था विधानसभा और ऑर्डर देते तो मैं संतुष्ट रहता। उन्होंने ऑब्जेक्शन नहीं किया, वो मुझे पीड़ा रही और उसी पीड़ा के कारण मैंने कांग्रेस उस समय छोड़ी। फिर भारतीय जनता पार्टी में ये बात के बड़े धनी है। इन्होंने कहा कि राकेश चौधरी चिंता मत करो, आपको मुरैना टिकट देंगे लोकसभा की, महंगाव से देंगे मुकेश चौधरी को। मुकेश चौधरी को तो दे दी, लेकिन मुझे मुरैना लोकसभा टिकट नहीं दी जी। और फिर कहा कि मैं राज्यसभा भेज दूंगा और फिर मुझे टालने लगे। अंत में ऐसे विश्वासघाती लोगों के साथ मैं कितने दिन और रहता, तो मैंने बचने की कोशिश की। मैं मूलतः कांग्रेसी हूं, कांग्रेस विचारधारा से हूं, उस विचारधारा से हूं जिसने देश में आजादी में हिस्सेदारी की। मैं उन संस्थाओं को भी जानता हूं जो 1925 में बनी, लेकिन आजादी में कोई हिस्सेदारी नहीं की ऐसी संस्थाओं ने। इसलिए मैं कांग्रेसी होने पर गर्व करता हूं। तो कुल मिलाकर दोनों दल बता रहे हैं कि भाई हम तो देश के लिए हैं। फैसला तो जनता ही लेगी कि कौन देश के लिए है, कौन दल के लिए है और कौन स्वयं के लिए है। लेकिन इतना तय है कि 2018 में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका ग्वालियर चंबल संभाग ने मध्य प्रदेश की सियासत में निभाई थी। क्या ग्वालियर चंबल संभाग 2023 में भी वैसी ही भूमिका निभाएगा या एक लहर में बह जाएगा, जानना दिलचस्प होगा। पर मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां हमारे दोनों मेहमानों के लिए जिन्होंने खुलकर हर सवाल का जवाब दिया, और आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की कार्रवाई के लिए अनुराग जी। धन्यवाद हिमांशु जी, धन्यवाद लाल सिंह आर्य जी और धन्यवाद राकेश सिंह जी। चूंकि एक परंपरा हमारी रहती है इस कार्यक्रम को लेकर, क्योंकि हमारे साथ में वरिष्ठ जो नेतागण हैं वो मौजूद है और हम चाहते हैं कि वो कार्यक्रम में हमारे साथ बने रहें और साथ में क्योंकि कुछ और भी चेहरे हैं जिनके साथ मंच पर चर्चा का ये क्रम जारी रहेगा। तो इस समय हम मंच पे आमंत्रित कर रहे हैं संजीव कुशवाहा जी को, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं।